तो अब उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कितनी, जैसे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब मैजिस्ट्रेट साहब की पावर आने के बाद में उसके पास में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करने में हर वो प्रयास कर सकता है जो कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करता है, सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार, इसके अलावा बाकी सब कर सकता है। अच्छा, एक ऑफेंस ऐसा था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, 2-4 ऑफेंस तो नॉन कॉग्निजेबल थे और एक कोई ऑफेंस उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो एक ही कम्युलेटिव ऑफेंस हो गया पूरा मिलजुल के। तो इस कम्युलेटिव ऑफेंस को अपन कौन सा ऑफेंस मानेंगे, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? संज्ञेय अपराध मानेंगे। और ऐसी बात कहाँ लिख रखी है, 155 के 4, 155 के 2 में पुलिस अधिकारी बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, 155(2), और 155(3) सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उसके पास में सारी शक्तियां होगी। ये हो गया सेक्शन नंबर 156 जो कहता है, सॉरी 155 जो क्या कह रहे हैं, असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कर लेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, एसपी को भेज देगा, नहीं करना होगा। 157, सॉरी 156 तो है, क्या कहता है 156? पुलिस अधिकारी की कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियां, है ना। तो 156(3) अपन कई बार पढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को इंतजार करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के आदेश का? नहीं, वो ऐसे ही कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कोई कंप्लेंट गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट से पास है, क्योंकि कंप्लेंट के लिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का दायरा खत्म है, लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ऑफेंस हो सकती है। मैजिस्ट्रेट के पास में गई और मैजिस्ट्रेट ने आदेश किया पुलिस अधिकारी को कि साहब आप सेक्शन नंबर 156(3) में आदमी का अरेस्ट करके या फिर इन्वेस्टिगेशन करके हमारे सामने प्रोड्यूस करो। तो 156(3) में हमेशा आदेश दिए जाएंगे, तो कौन से उसमें होंगे आदेश, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है, याद रखना। 156(3) और 156(2) क्या कह रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो जब पुलिस अधिकारी को हमने इतनी कॉम्पिटेंसी दे दी या फिर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसा कहा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए जाने में उठाए गए कदम को प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आपने ऐसा कब किया, क्यों किया, कैसे किया, बस इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी दादागिरी करके सबका सब काम कर दे। यदि कोई पुलिस अधिकारी इससे ज्यादा की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा है तो फिर क्या ऑप्शन है, 482 एफआईआर भी पेश करवाई जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करवाए जाने के लिए मैजिस्ट्रेट को अपन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं सेक्शन 210 में कि सर ये आईओ है वो हमें लग रहा है पैसा वैसा खाने का आ गया। हालांकि मैजिस्ट्रेट हर इसको एप्लीकेशन को कंप्लाइंस में नहीं लाएगा, पर कई बार हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। तो दादागिरी तो नहीं चलेगी, मगर फिर भी पुलिस अधिकारी को सक्षम बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन करने में, उसके पास में हर सब यथासंभव प्रयास करेगा। 157 क्या कह रहे हैं, क्या होता है अकरेंस रिपोर्ट, क्या होता है OR, भाई ये थाना है, थाना का मतलब सॉरी कोर्ट नहीं, हाँ ये कोर्ट है। इस कोर्ट में हो सकता है 3-4 न्यायालय, 1-2-3 सॉरी न्यायालय नहीं, पुलिस थाना, ठीक है। मैंने कोई एफआईआर दर्ज करवाई इस थाने में, तो ये इन्वेस्टिगेशन तो करेगा ही, चाहे कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है तो मैजिस्ट्रेट के आदेश है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस से यदि इन्वेस्टिगेशन करता है तो इस बात को मैजिस्ट्रेट साहब को वो इत्तला नहीं देगा कि साहब हमारे पास तो इस तरह की बात आई है और हम इस बारे में ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को भेजा जाना, इसी को हम कर रहे हैं अकरेंस रिपोर्ट, अपराध का किया जाना, प्रतीत होना और मजिस्ट्रेट को सूचित करना पुलिस अधिकारी के द्वारा कि इस अपराध में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अकरेंस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 157 क्या लिखा, सेक्शन नंबर 157 अकरेंस नाम से पता चल रहा है, अपीयर होना, पता चलना। सेक्शन 158 रिपोर्ट कैसे भेजेंगे भाई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा। क्या ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
अपने सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इस रिपोर्ट को वापस भेज सकता है कि अरे यार इसमें कुछ करेक्शन करके दो यार, देखो अपन मजिस्ट्रेट साहब को बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वापस से भेज सकता है। और चैनल कौन सा होगा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। 158 है, ये 158 है। सेक्शन 159 क्या कह रहे हैं, टू होल्ड द इन्वेस्टिगेशन। प्रारंभिक जांच क्या मतलब है, क्या होता है कुछ सेक्शन 159 में, जब पुलिस ने वो अन्वेषण करने से मना कर दिया, ठीक है, कर दिया था, तो जो लिखता है अकरिंग रिपोर्ट में कि क्यों मना किया है, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट वापस स्टार्ट करवा सकता है। यदि ऐसे अकरेंस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारी लिख दे या तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट मना करके उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है कि 2 मिनट रुको, हमें इंक्वायर करने दो कि वास्तव में इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। और यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट देनी चाहिए। सेक्शन नंबर 159, टू होल्ड द इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन नंबर 160, साक्ष्य की हाजिरी अपेक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारी। देखो सेक्शन नंबर 41A में जो नोटिस दिया गया था वो किसको था, एक्यूज्ड को। क्या कहा था कि साहब हमें पता चला है कि आपके विरुद्ध इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है और हो सकता है हम आपको गिरफ्तार करें, आप इन्वेस्टिगेशन में आकर हमें पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे पास तो आपको गिरफ्तार करने का ऑप्शन रहेगा। किसको दिया जा रहा है नोटिस, सेक्शन नंबर 160 में किसे बता रहे हैं, साक्ष्यों को। कहेंगे साक्ष्यों को क्या सूचना दी जाएगी कि सब आओ इन्वेस्टिगेशन करने में योगदान करो। सेक्शन नंबर 160 में जो परीक्षा होगी जबकि सब साक्ष्यों की वो 161 के बयान होंगे, तो 161 के बयान हर आदमी के अलग अलग होंगे और इंडिविजुअल होंगे। 160 के बाद गिरफ्तार कर सकता है। 160 में साक्ष्य यदि नहीं आ रहा है गिरफ्तार किया जा सकता है। साक्ष्य को भी गिरफ्तार कर सकता है, नहीं आता है तो। एक मिनट, साक्ष्य यदि नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसकी मर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, ठीक है। क्या साक्ष्य ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नहीं। क्या साक्ष्य ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नहीं। पुलिस अधिकारी क्या करेगी, क्या करिए, नोटिस देगी उसको, कोर्ट के सामने आओ। साक्ष्यों को गिरफ्तार किए जाने की बात। अच्छा, सेक्शन 160 की हेडिंग क्या है, साक्ष्यों की परीक्षा। साक्ष्य की हाजिरी की उपस्थित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, अपेक्षा हाँ, यदि मान लो कोई भी आदमी किसी भी पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानता है तो बताओ क्या होगा। सेक्शन नंबर कल परसों पढ़ा था शायद अपन ने कि साहब पुलिस अधिकारी की बात नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ ये वाली कार्रवाई 188 की। इन्वेस्टिगेशन में योगदान करने के लिए और यदि कोई भी साक्ष्य नहीं आ रहा है तो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दी गई बात को नहीं मानना, सेक्शन नंबर 188 का ऑफेंस। अब सवाल आपका कि क्या साक्ष्य को अपन गिरफ्तार कर सकते हैं क्या, आने के बाद उपस्थित नहीं होता। अच्छा, आने के बाद गिरफ्तार करना, देखो आने के बाद भी बात, आने के बाद यदि पता चल रहा है कि वो आदमी ऑफेंडर है तब तो आप गिरफ्तार कर सकते हो, और यदि वो केवल विटनेस ही तब फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी बात जो भी लिख कर जो भी बात होगी, ये जो बयान होते हैं ना जिसको अपन 161 के बयान करें, 160 में उपस्थित हो गए, 161 में हम लोग बयान ले रहे हैं किसके, कि मान लो एक घटना हो जाती है बाहर, अपन सभी लोगों ने देख लिया उसको, तो भाई यदि कोई आदमी है ना सेक्शन नंबर 41 में देखा कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाने वाला है इसको हमने नोटिस दिया और वो नोटिस की कंप्लेंट में सब वो काम कर रहे हैं, उसको हम तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक ये नोटिस की कंप्लेंट में काम नहीं कर रहा। वो कौन है, एक्यूज पर्सन, और इसमें कौन है, साक्षी। साक्ष्य एक्यूज भी हो सकता है। यदि पता चला है कि साहब ये कोई आदमी ऐसा है जिसकी संदिग्धता में उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तब फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, मुझे सवाल ये बताओ कि क्या बिना एफआईआर किए हुए पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है बिना एफआईआर? कर सकता है, अगर बिना एफआईआर कर सकता है, वो बाद में फिर कर देगा, अगर उसके सामने कोई अपराध हो रहा है गलत अरेस्ट करेगा फिर बाद में इन्वेस्टिगेट कर लेगा, या तो ये हो जाएगा। या फिर अभी अपन ने कल ही पढ़ा था कि साहब जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिकल्पना की जा रही है, मतलब ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि कॉग्निजेबल होगा, तो फिर उसको रोके जाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है।
151 में भी गिरफ्तार कर सकता है। परिकल्पना सेक्शन नंबर 148 में भी देखा हमने, 149 48 में भी हाँ, वो डकैती के प्रभावी 150 होगा। अच्छा, एक सवाल और देखा था अपन ने अभी, शायद कुछ टाइम पहले अपन चर्चा कर रहे थे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या था? अपन ऐसा कुछ सवाल पढ़ा था ना कि साहब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऐसे मामलों में, तो इस ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज हुए जाने के पहले की सिचुएशन है जिसका पुलिस अधिकारी किसी आदमी को अपराध किए जाने के पहले के अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के पहले की स्थिति, और इन्वेस्टिगेशन कब एग्जिस्टेंस में आ रहा है? आफ्टर लॉन्चिंग द एफआईआर। अब देखो सेक्शन नंबर 160 में साक्ष्य को हाजिर करवाकर 161 में अपन ने उनके सबके बयान ले लिए। हाँ जी, तो आपका सवाल क्या गिरफ्तार कर सकता है? एक्यूज को गिरफ्तार किया जा सकता है, साक्ष्य को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इन्वॉल्वमेंट यदि उसकी है तब तो फिर वो एक्यूज ही बन गया, तब तो फिर ऐसा नहीं होगा। 188 की बात हो जाएगी, यदि कोई आदमी बात नहीं मान रहा है तो 188 का ऑफेंस करवा के फिर अपन उसको जबरदस्ती करके ले जाएंगे, 161 के बयान हो जाएंगे। अब ये जो सारे 161 का बयान होंगे कि पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन करके मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी 173 में, उसमें 161 के बयान का सभी का हवाला होगा। जैसे कि हमारे यहाँ घर के सामने कोई लड़ाई हो जाती, मारपीट होगी और हम सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी है, देख रहे हैं उस चीज को, तो पुलिस अधिकारी ने हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बुला के क्या कर लिए? 161 के बयान करवा लिए। अब दो जिन आदमी लड़ाई हो रही जिसमें से एक एक्यूज्ड है और एक विक्टिम है। एक्यूज आदमी को पकड़ के लेके आके विक्टिम के बारे में जब एविडेंस लाई जा रही है तो हम लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग 161 के बयान में शामिल हैं। 161 के बयान में जब हमें बुलाया जा रहा है तो किसकी तरफ से बुलाया जा रहा है? प्रोसिक्यूशन के लिए, है ना। प्रोसिक्यूशन जब 161 के बयान में हम लोगों को कोर्ट से इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उस वक्त के एग्जामिनेशन को हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, कि साहब यही वो आदमी जो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से खड़े थे, ये थे वो थे। हम लोगों ने एलिगेशन लगा दिया, हमारी एग्जामिनेशन चीफ होगी, मैजिस्ट्रेट को पता चल गया ये वही आदमी जिनके 161 का बयान हुए और उनके विरुद्ध पड़े। जो आदमी विक्टिम है, नहीं विक्टिम नहीं सॉरी, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के जो वकील साहब होंगे इसी 161 के बयानों को क्या करवाएंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन, जिनको हम कहते हैं सेक्शन नंबर 141 में लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन पूछ रहे हैं। अब ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है, ये इस बात को तय करेगी कि वास्तव में जो एविडेंस दिए गए हैं वो एविडेंस वास्तव में ठीक है या नहीं ठीक है। यदि उनकी इतनी साबित हो जाती है तो फिर ये बात क्या हो जाएगी? संदेह से परे बात साबित हो जाएगी और मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज्ड आदमी को सजा भी सुना सकते हैं। और यदि ये बात संदेह से परे साबित नहीं होती है तो संदेह के घेरे में आ गई। संदेह के घेरे में जैसे ही बात आती है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है? एक्यूज्ड पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और फिर हो सकता है वो उसको छोड़ दे। जैसे कि हम ही लोग एविडेंस हैं, हम ही लोग एविडेंस में आकर पहले तो उसने एग्जामिनेशन चीफ आकर करवा दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन में कह दिया कि सर मेरे को नहीं पता, दो आदमी लड़ रहे थे पर मैं पता नहीं है, पक्का पता ये था या नहीं था। ये क्या हो गया? हॉस्टाइल हो गया। अब हॉस्टाइल विटनेस के द्वारा कही गई बात क्या हो गई? उसके अगेंस्ट में तो साबित होगी नहीं। मैजिस्ट्रेट क्या कहेगा कि पुख्ता सबूत नहीं है, संदेह के परे साबित नहीं हो पाया, संदेह का लाभ देते हुए एक्यूज्ड आदमी को छोड़ दिया जाएगा। तो 161 के बयान हो गए। इसी 161 के बयान का एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। सेक्शन 162 क्या कहता है? सेक्शन 162 कहता है कि हस्ताक्षर नहीं करवाए जाएंगे। अब हस्ताक्षर नहीं करवाए जाने का बात क्या है कि साहब किसी भी आदमी को साक्ष्य देने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता साहब। और दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इस तरह का करवा रहे हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में जो 161 के जो बयान हुए इनकी एविडेंस वैल्यू अभी नहीं के बराबर है जब तक कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अपन इस बात को साबित नहीं करते थे। और या फिर क्या केवल एफआईआर दर्ज करवा दिए जाने से किसी भी आदमी की अपराधिता साबित हो जाती है? तो प्रश्न ये कि एफआईआर की एविडेंस की वैल्यू कितनी है? 0। एफआईआर की एविडेंस की वैल्यू 0। केवल एफआईआर के माध्यम से किसी भी आदमी को दोषी नहीं किया जा सकता। एफआईआर तो कुछ भी हो सकती है, पर हाँ जरूरी है एफआईआर यथासंभव समय पे होनी चाहिए। यदि आपने एफआईआर दर्ज किए जाने में अपराध घटित होने से लेकर आज के दर्ज किए जाने के बीच में समय लग गया
और इस समय के लगा जाना आप लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सके या कारण नहीं बता पाए, तो इसका मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज की जा रही है वो सोची समझी एफआईआर दर्ज की जा रही है। आपने अपना माइंड प्री मैच्योर किया इस बारे में कि मुझे किसी आदमी के बारे में क्या एलिगेशन करना है, क्या क्या नहीं करना है, सिखाया गया है, सुनाया गया है, फिर जाके मैंने एफआईआर की है। और यदि यही एफआईआर में इमीडिएट करूं तो इसका मतलब ये है कि बिना माइंड सेटअप किए हुए मैं एफआईआर कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल सिचुएशन होगी। तो एफआईआर की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए अपराध घटित होने से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक के बीच के समय अवधि को भी काउंट किया जाता है। प्रोसिक्यूशन करनी, जो डिफेंस का वकील साहब हमेशा वो ये कहेगा कि सर एफआईआर में डिले, सोची समझी एफआईआर दर्ज करवाई गई। सेक्शन 161 के बाद 163 क्या कह रहा है? टिप नहीं देना। कौन नहीं दे रहा? इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस नहीं देगा किसी भी आदमी को कि साहब इस तरह की बात करोगे नहीं करोगे, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सेक्शन नंबर 164 एक बहुत अच्छी बात है, जिस 164 में बात लिख रखी है कि क्या सेक्शन नंबर 164 ट्रायल का भाग है, मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किए जा रहा है, क्या 164 ट्रायल का पार्ट है? ऋतिक, ट्रायल किसे कहते हैं बेटा? ये रही किताब, ये पकड़ो। ट्रायल किसे? प्रोसीडिंग चलती है उसे ट्रायल कहते हैं। कौन सी प्रोसीडिंग? साक्ष्य की। पुलिस के सामने भी चल रही है साक्ष्य की प्रोसीडिंग, या क्या ये भी ट्रायल है? तो ढंग से बताओ। सर न्यायालय के सामने साक्ष्यों की जो उपस्थिति होती है उसे ट्रायल कहते हैं। साक्ष्यों की होती है या अपराधी की होती है? दोनों की सर। तो फिर अपराधी को क्या करेंगे अंत में जाके? सजा देंगे। या तो दोष सिद्ध करेंगे या दोष मुक्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि न्यायालय के समक्ष की गई वह प्रक्रिया जिसमें अपराधी को दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है, ट्रायल कहलाता है। ठीक है, तो ढंग से बोलो, क्वेश्चन आंसर। कहाँ पहुंच रहे हैं हम? सवाल ये है कि सेक्शन नंबर 164 में मैजिस्ट्रेट साहब बयान ले रहे हैं, क्या ये ट्रायल का हिस्सा है? कहाँ लिखा हुआ है कि साहब ये ट्रायल का हिस्सा नहीं है? इसी में सेक्शन नंबर 164 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जांच या विचारण से पहले, प्रारंभ होने से पहले कभी भी, तो इसका मतलब हो जाएगी किसका भाग है? इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इस इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन नंबर 164 में मैजिस्ट्रेट साहब दो अलग अलग तरह के बयान ले रहे हैं। एक तो किसके? विक्टिम के, और एक स्टेटमेंट किसके? एक्यूज्ड पर्सन के। विक्टिम के बयान का मतलब मान लो कोई रेप पीड़ित आदमी आ गया या फिर कोई मतलब किसी लड़की को एबडक्ट करके लेके उठा कर लेके गया, उसको जो पकड़ा गया, जब मैजिस्ट्रेट ने उसके बयान लिए तो उस मैजिस्ट्रेट के बयान को कहेंगे 164 का बयान। क्या 164 के बयान की एविडेंस की वैल्यू कितनी होगी? हाईली प्रोबेबिलिटी होगी किसी आदमी को कन्विक्ट और किसी आदमी को एक्विटेड करने की। एफआईआर की एविडेंस की वैल्यू 164 के बयान की एविडेंस की वैल्यू हाईली प्रोबेबल है ना। इसके आधार पर किसी आदमी को दोष सिद्ध और दोष मुक्त किया जा सकता है। कारण क्या है 164 के बयान की? किसी भी आदमी का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने होने के समय हम ये बात पता लगा सकते हैं कि किसी आदमी ने कोई बात कही होगी तो बेखौफ और बेझिझक होकर कही होगी, नंबर एक बात। दूसरा, जब मैजिस्ट्रेट ये बयान लेता है, किसी भी लड़की से ले रहा है, तो किसी भी लड़की के संबंधित किसी व्यक्ति की उपस्थिति में बयान ले रहा है, इसका मतलब है उसको डराया, धमकाया, समझाया नहीं गया है। वही बात सामने आ रही है जो हकीकत में हो रही है। क्रॉस एग्जामिन के 164 के बयान का भी होगा, बिल्कुल बात है, होगा, 100% होगा, क्योंकि 164 के बयान भी कौन दे रहे हैं? विक्टिम। क्या विक्टिम में कॉम्पिटेंट एविडेंस है, विटनेस है? कहाँ ऐसी बात लिख रखी है कि सब विक्टिम भी एक सक्षम साक्ष्य होता है? हाँ, एक्यूज भी एक सक्षम साक्ष्य। क्या विक्टिम होता है? क्या जाहिर सी बात है, विक्टिम तो वही होगा उस आदमी के अगेंस्ट में। क्या एक्यूज्ड एक सक्षम साक्षी होता है? बिल्कुल। कहाँ लिखा है? एविडेंस सक्षम साक्षी होना। सबसे पहले सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में साक्षी, सक्षम साक्षी किसे कहा गया? एवरी पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड एंड गिव द आंसर। हर एक आदमी जो प्रश्नों को समझकर उनके उत्तर देने में सक्षम है, वो सक्षम साक्षी है। सेक्शन नंबर 118 की बात। सेक्शन नंबर 119, पहले सेक्शन नंबर 119 की हेडिंग हुआ करती थी मूक बधिर एविडेंस, पर अब एक सेक्शन नंबर 119 को हटाकर क्या कर दिया? संसूचित करने में ऐसे साक्ष्य जो संसूचित करने में असमर्थ है, जिसका मूक बधिर भी है और छोटा बच्चा भी हो सकता है
मतलब एक वैसी कोई महिला भी हो सकती है जो कि मेंटली एब्सेंट है, मूक बकीर का मतलब गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे आदमी सेक्शन नंबर 119 में हैं। तो सेक्शन नंबर 119 में लिखा कि जो आदमी अपनी कम्युनिकेशन करने में असमर्थ है क्या वो भी एविडेंस हो सकता है? हाँ हो सकते हैं। फिर वो अपने एविडेंस देंगे कैसे? इशारा करके, इशारा करके या लिख कर। और ऐसे लिख कर दिए गए बयान को कौन सा एविडेंस माना जाएगा? ओरल एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 119। एक सेक्शन नंबर 120 क्या कहता है? यही वो सेक्शन है जो मेरे सवाल का जवाब दिया। एक्यूज क्या लिखा? सिविल वाद में किसी भी वादी के वादी और प्रतिवादी और उनकी पति और पत्नियां, क्रिमिनल वाद में क्रिमिनल सूट में सक्षम साक्ष्य होंगे। नहीं, क्रिमिनल वाद में पीड़ित की पत्नी नहीं होगी। पीड़ित की पत्नी मतलब एक्यूज की पत्नी नहीं है साक्षी, मतलब पीड़ित तो है, तो फिर एक्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि एक्यूज सेक्शन नंबर 315 सीआरपीसी में दे रखा है कि साहब कोई भी एक्यूज व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है। पर हाँ ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 315 में एक्यूज व्यक्ति के बारे में क्यों लिखा, वहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सीआरपीसी में किसी भी आदमी को किसी भी आदमी के खुद के विरुद्ध एविडेंस दिए जाने के लिए बाउंड नहीं कर सकते। तो सेक्शन नंबर 315 में लिखा कि यदि एक्यूज्ड आदमी अपनी एविडेंस देना चाहता है तो पहले एक एप्लीकेशन देगा कि सर मैं इस बात पर अपने एप्लीकेशन अपना एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। तो यदि एप्लीकेशन देता है तो कौन से आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्वयं के विरुद्ध किसी आदमी को 20(3), तो उसकी कंप्लेंट्स भी हो गई, उसका इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं हुआ और एक्यूज्ड के एविडेंस भी आ गए। तो क्या विक्टिम कॉम्पिटेंट विटनेस है? सेक्शन नंबर 120। सेक्शन नंबर 164 क्या एक्यूज्ड कॉम्पिटेंस विटनेस है? सेक्शन नंबर 315 से आप दे सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 164 में दो अलग अलग तरह की बातें हैं। एक बात है वो जो कि विक्टिम के द्वारा की जा रही है, एक बात वो जो कि एक्यूज के द्वारा की जा रही है। एक्यूज के द्वारा जो बात कही जा रही है उसको हम कह रहे हैं कन्फेशन रिकॉर्ड करना, कन्फेशन रिपोर्ट की रिकॉर्ड करना। अच्छा, कन्फेशन क्या होती है? दो तरह की बातें हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक बात है जिसको हम कहेंगे एडमिशन, दूसरी बात है जिसको हम कहेंगे कन्फेशन। क्या होता है एडमिशन, क्या होता है कन्फेशन? कुछ भी कन्फेशन तो किसी क्रिमिनल मैटर्स में मतलब जुर्म को स्वीकार करने की, स्वीकार करना, किसी आपराधिक मामले को स्वीकार किया जाना, अपने विरुद्ध स्वीकार किया जाना, कन्फेशन। और एडमिशन कोई भी जो क्राइम को मामले की तरफ अनुमान इंगित करते हैं। कोई भी ऐसे कथन जो फैक्ट इशू या रिलेवेंट फैक्ट के अस्तित्व के होने या नहीं होने की तरफ अनुमान इंगित करते हैं उसको हम या उनका होना या नहीं होना का मतलब या तो उनका एग्जिस्टेंस या उनका नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं, उसको हम कह रहे हैं एडमिशन। और कन्फेशन, एडमिशन क्रिमिनल है ना, या फिर अपन कहेंगे आपराधिक विधि का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर कन्फेशन क्या है? एडमिशन है और हर एडमिशन कन्फेशन नहीं। कन्फेशन के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, समझ गए? कन्फेशन का दायरा छोटा है, एडमिशन का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि एडमिशन क्रिमिनल और इसमें सिविल दोनों में है और कन्फेशन केवल और केवल सिविल में, क्रिमिनल में। तो सेक्शन नंबर 164 में मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? एक तो कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम और दूसरा कर रहा है कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड। तो जब कन्फेशन एक्यूज्ड को के द्वारा की जा रही है तो हमने देखा सेक्शन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एक्यूज्ड की जब कन्फेशन की जा रही है तो सेक्शन नंबर 24 क्या कह रहे हैं? उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी। 25 क्या कह रहे हैं? पुलिस अधिकारी को कन्फेशन दी गई शून्य होगी, मान्य नहीं होगी। और 26 क्या कहना है? मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यदि कन्फेशन दी गई तो वो सुसंगत होगी साहब। तो बावजूद इसके भी वो पुलिस कस्टडी में किसके सामने दे रहे हैं? मजिस्ट्रेट के सामने। यही बात चल रही है सेक्शन नंबर 164 में। इस आदमी को हमने इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पकड़ा, पता चला इस तरह की बात है और फिर मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी कन्फेशन को रिकॉर्ड किया। तो सेक्शन नंबर 24 की भी बात आ गई, सेक्शन नंबर 26 की भी बात आ गई और सेक्शन नंबर 164 की भी बात आ गई। 4-5 बातें कि साहब उससे पहले उसको पूछा जाएगा कि साहब आप वास्तव में यदि इस बात के अपराध को स्वीकार कर लो तो आपके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होगी। कहीं आपको कोई खौफ, डर या भय तो नहीं है
यदि वो इस तरह के करने से यदि एक बार मना कर देता है तो फिर अब उसको पुलिस कस्टडी नहीं भेजेगा। यदि अब पुलिस कस्टडी भेज दिया तो फिर उस आदमी के साथ अपराध हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है यदि एक बार कन्फेशन दिए जाने का मना कर रहे हैं तब पुलिस कस्टडी अपॉइंट नहीं की जाएगी, अदरवाइज अभी तक वो पुलिस कस्टडी में हो सकता था। और क्या क्या है, क्या सिग्नेचर करवाया जाएगा क्या उससे कोई लिखा एक फॉर्मेट है ना, स्टेटमेंट पे करवाया जाएगा। हाँ बयान शपथ पर नहीं होता है ऐसा। शपथ पर नहीं होता है, ये जो बयान होते हैं वो शपथ पर नहीं होते हैं। मजिस्ट्रेट Any statement other than a confession made हाँ. under subsection 1 shall be recorded in such manner herein after provided for the recording of evidence as in the opinion of magistrate best fitted for the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. स्टेटमेंट सो रिकॉर्डेड, यदि किसी आदमी के बयान यदि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो तो शपथ पर हो सकता है, मगर किसी भी आदमी के कन्फेशन जो हो गए सेक्शन नंबर 164 में वो शपथ पर नहीं होंगे। लेकिन वो वैसे भी उसके खिलाफ है तो वैसे भी वो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वैसे तो वैसे ही होता ये कुछ बातें सेक्शन नंबर 164 की थी। 164 इंपॉर्टेंट बात तो इसमें वही है, कौन कौन मजिस्ट्रेट लेगा, है। कोई भी क्षेत्र अधिकार का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जांच और विचारण प्रारंभ होने के कभी भी किसी भी समय पहले। सेक्शन 165 पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी 165 में तलाशी छोड़ो। 166 164 ए में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अच्छा मेडिकल एग्जामिनेशन रह गया क्या, Victim of विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हैं। अच्छा इसमें रैप विक्टिम में लिख रखा है, स्पेशल है। हाँ 164 ए हो गया। 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तो तलाशी। पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, या तो वो अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को भी दे सकता है और ये भी कर सकता है। और 167 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 167, मतलब आरजेएस के मेंस एग्जाम में 2 बार पूछ लिया गया है सवाल है ये 167। नहीं आप इसके कंटेंट लिख दो। कितने सब सेक्शन है इसमें, 7 6 है। अच्छा सेक्शन नंबर 167 की हेडिंग पढ़ो जरा एक बार। जब 24 घंटे के अंदर प्रोसेस पूरा ना किया जा सके। हाँ क्या हुआ, क्या लिख रखा है, जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया जा सके तब प्रक्रिया। अब समझो भी क्या होता है, हालांकि आप लोगों को पता है 167 की बातें सब आपको पता है, अपन फिर भी एक बार सिस्टमेटिक ढंग से देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी के पास आया साहब, गिरफ्तारी किए जाने के बाद या तो एफआईआर दर्ज हुई है, या हो सकता है किसी आदमी ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, या फिर प्राइवेट आदमी ने किसी आदमी को गिरफ्तार किया और पुलिस अधिकारी को हैंडओवर किया, इसने रीअरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन कर ली और हाथों हाथ पता चल गया कि साहब ये आदमी अपराधी है या नहीं है, तो सेक्शन नंबर 57 तो हमको कहता है कि साहब 24 घंटे के अंदर उसको पेश कर दोगे। तो कर दिया पेश, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई। अब मैजिस्ट्रेट के पाले में चली गई बोल, अब वो चाहे तो उसको जमानत पर दे, वो चाहे तो उसको बेल पर छोड़े, चाहे तो कस्टडी दे, अब उसको जो करना है वो काम करे, उनकी मर्जी। पर जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा और सेक्शन नंबर 57 में लिखा है कि 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना ही करना पड़ेगा, तो ये पुलिस पर फाउंडेशन दे दी कि साहब 24 घंटे में पेश करो। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारी ऐसे आदमी को क्या, पहले पुलिस अधिकारी सेक्शन नंबर 57 की कंप्लायंस करेगा या नहीं करेगा? 100%, क्योंकि सेक्शन नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 22 में ये बात लिखी हुई है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है, तो वो कंप्लायंस वो करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, और पुलिस अधिकारी उसको पकड़ कर लेकर आगे सेक्शन नंबर 57 की कंप्लायंस करवाते हुए कि सर आपने ऐसा आदमी को अरेस्ट किया और 57 ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पेश करना है। अब मैजिस्ट्रेट क्या कहेगा, साहब कौन से ऑफेंस में किया है, साहब बेल पे लेके छोड़ो, बेल पर छोड़ दो। अच्छा बेल पर होता तो पुलिस अधिकारी खुद ही छोड़ सकता है, और यदि नॉन बेलेबल है तभी तो उसको पेश कर रहा है 24 घंटे के अंदर। अब मैजिस्ट्रेट ने कहा गया नॉन बेलेबल है, चलो ठीक है जमानत दे दो, कोई बात नहीं। और मैजिस्ट्रेट पूछेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है क्या, कि सर नहीं आ जाएगा, बात कर ले, अरे आ जाएगा ना, तू क्या हाथ से आ जाऊंगा, तो वह बेल पर छोड़ दो। बेल की शर्त होती है उपस्थित होने कि साहब इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल के दौरान नहीं, मैजिस्ट्रेट या पुलिस जब भी कभी बुलाए आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आ गया, चला गया।
अब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पूछा उसको पुलिस अधिकारी को क्या इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है, क्या सर इन्वेस्टिगेशन में तो जरूरत है, और उसको पूछने आ जाएगा क्या, पर वो तो गुंडा आदमी है, उसका तो इसी तरह का ही काम है, वो ऐसा काम अमूमन करता है कि सर हाँ जजगी तो अमल हमारे को जरूरी थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन में हमें उसकी जरूरत है, और यदि उस आदमी को छोड़ दिया गया तो क्या क्या करेगा वो, एविडेंस ऑमिट कर देगा, किसी विटनेस को जाकर धमकी दे देगा कि साहब मेरे खिलाफ तू गवाही देगा क्या, या फिर साक्ष्य को छुपा देगा, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो इन किसी भी एक ग्राउंड पर यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है या फिर पुलिस अधिकारी क्या कहता है कि सर ये वही आदमी जिसके खिलाफ इस तरह की अखबारों में खबरें आई है और हमने पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा हुआ नहीं है, और 100% हमें यकीन है सर यही वो आदमी है जिसने उस आदमी की डेथ कमिट की है, अभी हमें इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा समय चाहिए, इस आदमी को पुलिस कस्टडी दो सर। भाई जुडिशियल कस्टडी दे दी तो पुलिस का आदमी क्या रहा, कुछ नहीं रहा, फिर वो उसको तो अपन जेल में जो कारावास है वहां पर जाकर भेजेंगे, पुलिस थाने में थोड़ी भेजेंगे। तो पुलिस अधिकारी डिमांड करता है मैजिस्ट्रेट से कि सर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इस आदमी की जरूरत है, अतः मैं पुलिस कस्टडी दूं। तो मैजिस्ट्रेट पूछता है कि साहब पुलिस कस्टडी चलो आज रख लो, तो वो मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी कहेगा कि सर ना कि 1 दिन के लिए हमें कम से कम 4 दिन की पुलिस कस्टडी दो। तो मैजिस्ट्रेट तो भाई चाहे एक्यूज्ड हो चाहे विक्टिम हो, सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए मैजिस्ट्रेट बैठा है। क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के द्वारा कहती सब बातें कर देगा? अब यहाँ पर ये वो लड़ाई हो रही है जहाँ पर 2 वकील साहब आपस में लड़ते हैं, वो कहते सजा दो, वो कहता नहीं दो। पुलिस अधिकारी चिल्ला चिल्ला के कहता है सर हमें 7 दिन की वो दो, इसके बावजूद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, 3 दिन की पुलिस कस्टडी एक बार की दी जाती है, उसके बाद आप उसको वापस पेश करना हमारे सामने और कोशिश करना 3 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए। ऐसा आपको हैंड ओवर थोड़ी कर सकते, क्योंकि उसके भी तो कुछ ना कुछ मानवाधिकार उसको बनाए रखना पड़ेगा। अब मान लो कि साहब पुलिस अधिकारी ने पुलिस कस्टडी ले ली, अब क्या करेगा पुलिस अधिकारी? इन्वेस्टिगेशन, जाहिर सी बात है ये तो कह रहा है जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो तब प्रक्रिया, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, पुलिस कस्टडी ले ली। तो प्रथम सवाल ये है कि किसी भी अपराध की स्थिति में किसी आदमी को अधिकतम कितने दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है? ऋतिक, पुलिस कस्टडी कितने दिन की हो सकती है? 3 दिन की बोला आपने, 3 दिन का। ये तो मैंने अभी कहा 3 दिन की। हफ्ते भर की, 7 दिन की। क्या 7 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती? हो सकती है। कितने दिन की हो सकती है? ज्यादा 3 साल की कर दूं? वो पता नहीं। मैक्सिमम कितने दिन? हाँ मैं 15 दिन की पुलिस कस्टडी मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि सर 15 दिन के अंदर अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा करना ही करना है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन पूरा करना जरूरी नहीं है, याद रखना। इन्वेस्टिगेशन पूरा करना तो पुलिस रिपोर्ट तो बाद में भी पेश कर देगा, पर पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की? 15 दिन की, इससे ज्यादा की नहीं। और मान लो 7-8 दिन की दे भी दिए तो हर दिन जिस दिन वो पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है वापस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। हो सकता है मैजिस्ट्रेट अब कहते हैं कि सर नहीं अब पुलिस कस्टडी में ले ले, अब जेसी में दे दो, उसको जेसी में रख दिया, तो हो सकता है उसको जमानत पर भी छोड़ दे, दोनों बातें हो सकती है। वो जेसी में पड़ा हुआ है, पुलिस को फिर जरूरत पड़ी, एक वारंट एक मतलब एप्लीकेशन लगाया कि सर उस आदमी की वापस इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 27 क्या कह रहा है? पुलिस को जानकारी के फर्दरेंस में यदि कोई चीज मिलती है तो फिर उसको हम पुख्ता एविडेंस से मानेंगे और सुसंगत भी होगी और साक्ष्य में साबित भी किया जा सकता है। पता चल गया था हमने किसी आदमी ने अपराध किया है और किसी आदमी की सूचना पर हमें पता चला बाद में कि सब लास्ट में उस आदमी को उसी एक्यूज के साथ में देखा गया, तो उसके बाद में कभी नहीं देखा गया। फिर पुलिस वापस भागी जाएगी मैजिस्ट्रेट के सामने, उसको कहेगी साहब हमें पुलिस कस्टडी में दो वापस, उसको वापस पुलिस कस्टडी में देगी, वहां पर ले जाकर खड़ा करेंगे कि बताओ ये विटनेस है सामने, तुमने उस आदमी के साथ में क्या किया? वो क्या तो जुबान खोलेगा कि सर मैंने इसके सोने की चेन या सोने की अंगूठियां लेने के लिए मारा था और यहाँ पर उसकी वो पड़ी हुई है। तो जब वो यदि कुछ सामान ऐसे मिल जाते हैं तो सेक्शन नंबर 27 में उसकी उपस्थिति में उसके द्वारा दिए गए कथन के फर्दरेंस में यदि इस तरह की कोई खोज करती है पुलिस अधिकारी तो ये पुख्ता सबूत है उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की? 15 दिन की, और जुडिशियल कस्टडी कुल मिलाकर टोटल कितने दिन की हो सकती है? तो इसमें 2 अलग अलग सवाल है। क्या सवाल है कि यदि अपराध 10 वर्ष तक की सजा का ही है तब फिर 60 दिन। और ये हाँ क्या जुडिशियल कस्टडी कितने दिन? 2 तरह की बात है। यदि अपराध
डेथ सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा का है तो फिर जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी कुल मिलाकर 90 दिन की ही होगी। और यदि 10 साल से कम का अपराध की सजा है तो 60 दिन। सेक्शन नंबर 167 ने क्या ऐसा लिखा है कि कैसा पुलिस अधिकारी को पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाने के लिए 90 दिन या 60 दिन ही है? ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? किसी भी आदमी की जुडिशियल कस्टडी ऐसे अपराध में 90 दिन और ऐसे अपराध में 60 दिन ही होगी। पुलिस अधिकारी को सेक्शन नंबर 167 बाउंड नहीं कर रहा है तो उसको कितने दिन में पुलिस रिपोर्ट पेश करनी है। अच्छा, किसी भी पुलिस अधिकारी को कितने दिन में पुलिस रिपोर्ट पेश करनी है, इसी बात कहाँ लिखी हुई होगी? सेक्शन नंबर 173 में। और सेक्शन नंबर 173 में एक खास बात जरूर लिखी हुई है, यदि महिला के संबंध में कोई अपराध हुआ है तो उसमें वो पुलिस अधिकारी बाउंड रहते दिन में करने के लिए 2 महीने है। और उसके अलावा यदि कोई दूसरी बात है तो फिर वहां पर समय सीमा खत्म है, ध्यान रखना। हाँ, पर फिर भी क्या होता है कि यदि पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैजिस्ट्रेट ऐसा समझ रहा है कि पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने में लापरवाही बरत रहा है और हो सकता है पुलिस अधिकारी खुद मिली भगत में ही हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पुलिस अधिकारी भागा भागा क्या पेश करेगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने? एक आंशिक रूप से पुलिस रिपोर्ट बनी हुई पेश कर देगा ऐसे 60 दिन और 90 दिन के अंदर। तो सर ये देखो हमारी नजर में ये हो रहा है, पर हम आपसे इजाजत चाहते हैं कि हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना अभी भी बाकी है। उस इन्वेस्टिगेशन को जैसे ही कंप्लीट हो जाती है हम आपको पेश करते हैं। तो 60 दिन और 90 दिन के अंदर तो क्या पेश कर दिया उन्होंने? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश कर दी। और बाकी में क्या करेगा? मांग लेगा परमिशन कि सर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी पूरी खत्म हुई नहीं है, हम एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट या फिर सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट और पेश करेंगे। तो एक तो होगी पुलिस रिपोर्ट और एक होगी सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट। इसी को हम कह रहे हैं चार्जशीट। एक्चुअली जब चार्जशीट पेश की जा रही है तभी तो उसको पुलिस कस्टडी करेंगे अपन। जब अंतिम रिपोर्ट एफआर पेश की जा रही है तब तो फिर ना तो पुलिस कस्टडी का सवाल है ना जुडिशियल कस्टडी का सवाल है। तो चार्जशीट और एफआर में क्या अंतर है? चार्जशीट के अंदर तो अपराध पाया गया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपराध पाया गया। और एफआर जब अपराध पाया नहीं गया तो फिर 90 दिन 60 दिन के समय को भूल जाए। तो 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट पेश किए जाने के बारे में पुलिस अधिकारी को लगता है कि साहब मुझे एक बार प्राइमरी रिपोर्ट पेश कर दीजिए, नीचे कर देगा। और सेक्शन नंबर 173 के 8 में एक बात और लिख रखी जिसको हम कहेंगे लंबा चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट वापस पेश कर देगा। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कितनी हो सकती है? कितनी? 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक कितनी भी हो सकती है। शब्द लिख रखा है चार्जशीट्स, चार्जशीट नहीं। आप देख रहे हैं जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो कितनी भी पेश कर सकता है। तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की? 15 दिन। जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की? डेथ का ज्यादा हो तो 90 दिन। नहीं, सुनो, डेथ सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज्यादा की? वापस बोलो। डेथ सेंटेंस, लाइफ टाइम इम्पेरिजमेंट और 10 ईयर से ज्यादा हो तो 90 डेज की है। और इसके अलावा 10 साल से कम की सजा हो तो 60 डेज है। क्या ऐसे 60 डे या 90 डे में पुलिस कस्टडी के 15 दिन शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो कस्टडी कुल मिला के कितने दिन की? 90 दिन की या 60 दिन की, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की? 15 दिन की। तो जुडिशियल कस्टडी इस मैटर में कितने दिन की होगी? 75। पुलिस कस्टडी 15, जुडिशियल कस्टडी कितने? 45। तो 90 और 60। अब प्रश्न ये कि ऐसे 60 दिन या फिर ऐसे 90 दिन की शुरुआत क्या पुलिस अधिकारी के द्वारा उस आदमी को गिरफ्तार किया गया उस दिन से शुरू होगा या पुलिस अधिकारी के द्वारा उस आदमी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उस दिन से ऐसे समय सीमा शुरू होगी? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उस वक्त, क्योंकि जो 24 घंटे उसके पहले के बताया वो तो सेक्शन नंबर 57 में अलग से प्रोविजन दे रखा है। ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ऐसे समय सीमा कहां से शुरू होगी? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से 60 दिन और 90 दिन की शुरू होगी। अब मान लो ऐसे 60 दिन और 90 दिन के अंदर अंदर वो चार्जशीट पेश कर देते हैं और दूसरी स्थिति क्या है? 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं करते। तो 2 अलग अलग स्थिति। यदि 60 दिन और 90 दिन में चार्जशीट पेश कर दी तो इसका मतलब ये है, एक छोटा सा कहना माने तो पुलिस अधिकारी ने अपना इन्वेस्टिगेशन करने का योगदान पूरा खत्म कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया कि साहब ये पकड़ो हमारी पुलिस रिपोर्ट, अब आप जानो आपका काम चले। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का दायरा खत्म हुआ अब सिचुएशन कहां आ चुकी है?
या तो इंक्वायरी में या ट्रायल में। मतलब अब बॉल किसके पाले से निकल चुकी है, किसके पाले में आ गई है। अब मैजिस्ट्रेट चाहे तो जमानत दे, चाहे छोड़े, चाहे कस्टडी दे, चाहे कमिटल करे, अब उसकी मर्जी, उसको जो करना है वो करना है। एक बार का हमने 60 दिन और 90 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। दूसरा सवाल, 60 दिन या 90 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो फिर क्या होगा कुशवीर? उस आदमी को जिसको हमने लगातार कस्टडी में रखा है इतने दिन, उसको एक अधिकार बन जाएगा, उस अधिकार को कहेंगे हम राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल प्राप्त किए जाने का अधिकार कब? जबकि वो जमानत प्राप्त किए जाने के लिए आवेदन देता है, बिना आवेदन किए गए नहीं। तो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा नहीं, पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट 60 दिन और 70 दिन में पेश नहीं की जाती है तो पुलिस नहीं, जो प्रिजनर है, जिसको हमने क्या कहा है, प्रिजनर अंडर ट्रायल है ना, मैं अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसको कौन सा अधिकार मिल जाएगा? डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाएगा। अब वो सब जमानत प्राप्त करने का अधिकार होगा। मजिस्ट्रेट उसको अपने आप से जमानत नहीं देगा जब तक कि वो जमानत के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाता। हो गया डिफॉल्ट बेल। क्या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे सकता है? दे सकता है। कितने दिन की? 7 दिन। और 7 दिन के बाद में भी नहीं चाहिए तो क्या करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? संबंधित न्यायालय को भेजेगा। आप देखो, इससे ज्यादा की मेरी शक्ति नहीं है। सवाल ये है कि क्या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी अपॉइंट कर सकते हैं? जबकि उसे हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा सक्षम किया है। ये कहानी सेक्शन में सीजीएम के अलावा अगर कोई दे रहा है तो उसको एक प्रतिलिपि सीजीएम को भेजनी पड़ेगी वो पुलिस कस्टडी के अंदर। हाँ, सवाल लिखा हुआ होगा, मैं शायद चूक गया होगा कि साहब किसी भी आदमी को जब आप पुलिस कस्टडी में रख रहे हैं, क्या लिखा हुआ पढ़ो जरा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसके सामने पेश करेगा? पुलिस कस्टडी किससे मांगेगा? मजिस्ट्रेट से। जाहिर सी बात है, वही तो उसको पुलिस कस्टडी कर रहा है। और इसको जब पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है तब फिर सीजीएम को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, 168 पुलिस अधिकारी द्वारा ये तो कोई खास बात नहीं है। 169 सीडी या सीआर क्लोज सीडी नहीं है ये, सीआर क्या है? 169 में हमने कहा क्लोजर रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिपोर्ट पहुंच गई पुलिस थाने में और पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया कि साहब ना हमें तो ना तो इसमें एविडेंस मिले हैं, ना हमें कार्यवाही आगे करने के लिए सुसंगत आधार मिल रहे हैं। तो क्या पेश कर देंगे मजिस्ट्रेट के सामने? क्लोजर रिपोर्ट, जिसको हमने सीआर कहा है। देखेंगे अपन इसको बाद में जब भी अपन कभी पढ़ेंगे सेक्शन। फाइनल रिपोर्ट भी नहीं कह सकते इसको। हाँ, ये फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है कि साहब जिसका कहते हैं कि साहब हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में साक्ष्य या तो साक्ष्य पाए नहीं गए या फिर ऐसी बात पुख्ता हुई नहीं है कि जिसमें किसी आदमी के द्वारा अपराध किया गया। सेक्शन 170 जब साक्ष्य प्राप्त रहता है मामले मजिस्ट्रेट के बाद में, इसमें तो अप्राप्त साक्ष्य मिले और इसमें अगर साक्ष्य मिल जाते हैं तो किसके पास से भेजेंगे? मजिस्ट्रेट। ठीक है, 171 सीडी 172 है जिसको मैंने कहा केस डायरी, और 171 क्या है? परिवादी और साक्ष्य से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं किया जाना। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। 173 हो गई, नहीं 172 हो गया सीडी। सीडी क्या है भाई? ये कोई सीडी नहीं है जो अपने कंप्यूटर पर डाल के चला ले, ये है केस डायरी। अब केस डायरी कहाँ काम आती है? जब बेल लगाने के लिए और अन्वेषण कहाँ तक पहुंचा, उन्होंने क्या किया है? पुलिस अधिकारी ने पुलिस कस्टडी दे दी, 1 दिन की 2 दिन की लगातार लेते जा रहे हैं, पर हमें चाहिए जमानत। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएंगे तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा? क्या एक बार इसको पुलिस रिपोर्ट आने दो या फिर एफआईआर तो आने दो, 133 पुलिस रिपोर्ट पेश करने दो, तो हम क्या कहेंगे?
कि सर वो तो एफआईआर तो पता नहीं कब पेश करेंगे, 60 दिन 90 दिन तो मियाद की है, उसके बाद में भी कभी भी कर सकते हैं। आप कम से कम डेली का जो उनका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं, उसी को हम कह रहे हैं केस डायरी। उसको कॉल कर लो, यदि उसके आधार पर आपको लगता है कि जमानत देनी चाहिए वो देना, तो फिर मैजिस्ट्रेट आदेश देता है केस डायरी पेश करने का। और सीडी पेश किए जाने में पुलिस अधिकारी को बाउंड करते हैं कि आप 2 दिन के अंदर केस डायरी पेश करो। केस डायरी में यदि कोई ऐसा फैक्ट होता है कि जिसमें जमानत नहीं दी जानी, तो फिर जमानत दी जाने से मना कर सकते हैं, और ऐसा आधार होता है जमानत दे दे तो फिर जमानत पर छोड़ दे, पुलिस रिपोर्ट बाद में पेश करते रहे। ये हो गया 172। सेक्शन 173, 2 दिन में करना ये जरूरी थोड़ी। वो तो मैजिस्ट्रेट कितने भी समय में पेश करने के लिए आदेश दे सकता है। एसपी को भी बुला लेता है। हाईकोर्ट में जब अपन केस डायरी जमानत के लिए एप्लीकेशन लगवाते हैं तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को बुला लेते हैं कि बताओ मैं क्या कर रहा तुम्हारा दिक्कत, केस डायरी क्यों नहीं पेश कर रहा। चलो वापस आ गए सेक्शन 173 जिसका नाम है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन नंबर 173 के 2 में क्या क्या बातें हैं कि साहब 161 का बयान है, यदि अपन ने पुलिस ने इससे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया तो वो हो जाएगा, और भी जो भी बयान होंगे वो सारे के सारे। 174 पंचनामा रिपोर्ट, एनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, पीआर, पुलिस में 114 रिपोर्ट ऑन सुसाइड के मामले में कहते हैं ये क्या कहते हैं? पीएमआर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, एनक्वेस्ट रिपोर्ट ही कहते हैं। हाँ, एनक्वेस्ट रिपोर्ट ये है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। कोई आदमी यदि किसी की डेथ हो जाती है या कोई आदमी सुसाइड कर लेता है तो पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है, कार्यपालक एक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दिए जाने के बाद में जगह पे जाके एक पंचनामा रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो बताता है कि साहब इस तरह की आदमी की डेथ हो रही थी, यहाँ खून के धब्बे पड़े थे, यहाँ पर इस तरह की बातें थी, तो ये सारी तरह की बात हो जाएगी सेक्शन 174 में। 175 पावर टू समन पर्सन, एविडेंस, किसको अपने सम्मन भेजने की पावर है पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भेजने के लिए। और सेक्शन 176 मृत्यु के कारण मृत्यु के कारण की जिम्मेदारी से मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में यदि होता है। वो घाटे हुए बाहर। हाँ, इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट सवाल है जरूर कि साहब गड़े हुए मुर्दे को कब उठा रहे हैं अपन, और पुलिस कस्टडी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये तो हो गया, समरी की हमने, रिकॉल किया उन सेक्शंस को जो सेक्शन अभी हम लोगों को पढ़ेंगे कब? कल। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि साहब जहाँ पर या तो सस्पिशियस है, अपराधी के नाम से दी गई है रिपोर्ट, एक तो हो गया अपराधी के नाम से दी गई, और दूसरा अपराध गंभीर प्रकार का नहीं है तो फिर मना कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में दे रखा होगा। दीपक डर गया कहीं चोर में कहाँ है तो नहीं। नलिनी क्यों नहीं आई है? 157 में 154 में 157 157 157